पहले हाउस से समझ लीजिए, लॉर्डशिप फिर बाद में समझाते हैं। ठीक है, बिल्कुल ए से पढ़ा रहा हूँ। ये 12 हाउसेस होते हैं। इसको फर्स्ट हाउस बोलते हैं, लग्न भी बोलते हैं। यहाँ कोई भी राशि आकर बैठ सकती है। 1 से 12 तक कोई भी राशि यहाँ हो सकती है। मेष भी हो सकता है, मिथुन भी हो सकता है, कुंभ भी हो सकता है, मीन भी हो सकता है। यानी यहाँ 1 नंबर भी हो सकता है, 10 नंबर भी हो सकता है, 12 नंबर भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी राशि यहाँ आकर बैठ सकती है, लेकिन ये हाउस कहलाएगा पहला, 1 नंबर हाउस, जिसको लग्न बोलते हैं। ठीक है, जातक जब जन्म लेता है, पृथ्वी जिस राशि में मूव कर रही होती है वही जातक का लग्न कहलाता है। लग्न को दूसरे रूप में भी डिफाइन किया जाता है कि पूर्वी क्षितिज पे यानी ईस्ट डायरेक्शन पे जन्म के समय जो राशि उदित हो रही है वह लग्न कहलाता है। अगर जन्म के समय पर कुंभ राशि उदित हो रही है पूर्वी पटल पे, ईस्ट डायरेक्शन में, पूर्वी क्षितिज पे, तो उसका जो लग्न होगा वह कुंभ होगा। अगर उस समय कर्क राशि उदित हो रही है तो उसका लग्न फिर कर्क हो जाएगा। यहाँ 4 नंबर लिखा जाएगा, 4 के बाद सीरियल वाइज 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। यानी लग्न सर्च आउट करना होता है। जब हम लैपटॉप से कुंडली बनाते हैं या पंचांग की सहायता से कुंडली बनाते हैं तो उस समय सब देखना पड़ता है। जब पंचांग देखना हम आपको सिखाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस समय कौन सी राशि उदित हो रही है। अगर इस समय जातक जन्म लिया है तो उसका लग्न कौन सा होगा। एक बार आपने लग्न सिलेक्ट कर लिया सीरियल वाइज सारा, ठीक है, क्योंकि राशियाँ बिल्कुल फिक्स डिग्री पे अवस्थित हैं ब्रह्मांडीय जगत में, वो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। तो लग्न का डिफिनीशन आपको आ गया होगा समझ में कि जन्म के समय पृथ्वी जिस राशि में मूव कर रही होती है वही राशि जातक का लग्न हो जाता है। दूसरे रूप में डिफाइन इसको किया जाता है कि जातक के जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पे जो राशि उदित हो रही होती है वह राशि जातक का लग्न हो जाता है। ये लग्न 1 नंबर हाउस है। यहाँ कोई भी राशि हो सकती है। अभी क्लियर हो गया कि अगर जातक के जन्म के समय पृथ्वी सिंह राशि में है तो यहाँ 5 नंबर लिखा जाएगा। सिंह राशि का सिंबल 5 होता है। अभी मैं फिर से लिख देता हूँ, हालांकि वर्कशॉप में मैंने बताया था, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट यह टॉपिक है, मैं फिर से लिख देता हूँ। ये 2nd हाउस है, 3rd हाउस, इस प्रकार 12 हाउस है। 12 हाउस में राशियां कोई भी हो सकती है। जो राशियां उस हाउस में आ गई उस राशि का जो स्वामी ग्रह है वही उस हाउस का लॉर्ड कहलाएगा, स्वामी कहलाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया हाउस। अब हर हाउस से बहुत सारा चीज देखा जाता है। आगे चलकर आप सीखेंगे कि 9 के 9 ग्रह 12वें भाव में बैठकर क्या फल देंगे। जैसे सूर्य यहाँ बैठ जाए तो क्या फल देगा, 2nd हाउस में बैठ जाए तो क्या फल देगा, 7th हाउस में बैठ जाए तो क्या फल देगा,
8th हाउस में बैठ जाए तो क्या फल देगा, 12th हाउस में बैठ जाए तो क्या फल देगा। यानी सूर्य से लेकर केतु तक, सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर या राहु केतु 9 के 9 ग्रह 12 हाउस में बैठकर क्या फल देंगे, ये सब आप आगे पढ़ेंगे, बहुत विस्तार में पढ़ना है। उसी प्रकार आप यह भी पढ़ेंगे कि यहाँ का स्वामी 12 हाउस में बैठकर क्या फल देगा, या 12 हाउस का स्वामी 12 हाउस में बैठकर अलग अलग क्या फल देगा, ये सब आपको आगे पढ़ना है। तो हाउस की जानकारी आपको होनी चाहिए। नोट डाउन कर लीजिए कि यहाँ कोई भी राशि आएगी, लेकिन ये पहला घर है, यहाँ कोई भी राशि आएगी ये दूसरा घर है। घर चेंज नहीं होता है, राशियाँ बदलते रहती है। कोई भी राशि किसी भी हाउस में हो सकता है, वह लग्न पे डिपेंड करता है, जातक के जन्म समय पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। कितने लोग हैं? अब एक दूसरा चार्ट बनाइए। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, दूसरा चार्ट इसी प्रकार आप बनाइए। अब लॉर्डशिप सीखिए। लॉर्डशिप ऑफ हाउसेस, ठीक है, यानी किस घर का कौन सा स्वामी ग्रह है। मान लेते हैं कि जातक का जन्म वृश्चिक राशि में हुआ, 8 नंबर को वृश्चिक राशि बोला जाता है। अगर वृश्चिक राशि में जन्म है तो यहाँ 8 लिखा जाएगा। ठीक है, 8 जब लग्न में एक बार आपने लिख दिया तो उसके बाद सीरियल वाइज हो जाएगा, 8 के बाद 9, इस प्रकार आपकी कुंडली बन गई। जातक के जन्म का जो राशि था, लग्न था, वह वृश्चिक था। तो वृश्चिक, ये धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला। ठीक है, तो हाउस ये 1 नंबर ही कहलाएगा। 1 नंबर हाउस में यानी लग्न में वृश्चिक राशि आ गई जिसका स्वामी ग्रह मंगल है, ये 2 नंबर हाउस ही कहलाएगा। सेकेंड हाउस में धनु राशि आ गई जिसका स्वामी ग्रह बृहस्पति है। थर्ड हाउस में मकर राशि आ गई जिसका स्वामी ग्रह शनि है। ये हाउस 4th हाउस ही कहलाएगा। ये चौथा हाउस है, 1 2 3 4। हाउस नंबर 4 में कुंभ राशि आ गई जिसका स्वामी ग्रह शनि है। अब आप नोट डाउन कर लीजिए, जो खासकर नए स्टूडेंट हैं, पुराने को तो पता है, उनके लिए तो ABCD है, लेकिन नए के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नोट डाउन करिए जिससे कि कभी भी आप नहीं भूलें। ठीक है, अब लिखिए आप कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कौन है। जैसे मैंने फर्स्ट हाउस को 1H लिखा था, तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड
या फर्स्ट हाउस का स्वामी ये मंगल है, इंग्लिश में इसको मार्स बोलेंगे। सेकेंड हाउस का लॉर्ड 9 नंबर धनु राशि को बोलते हैं, इसका स्वामी ग्रह है बृहस्पति। थर्ड हाउस का स्वामी ग्रह हो गया, ये मकर बोलते हैं इसको, शनि। कुंभ का भी स्वामी शनि होता है। इस प्रकार आप यह जान पाएंगे कि किस हाउस का कौन सा स्वामी ग्रह हो गया। आपसे पूछा जाए कि इस चार्ट में 12वें घर का स्वामी कौन है, तो 12वें घर में 7 नंबर की राशि है, इसको तुला राशि बोला जाता है और इसका स्वामी ग्रह है शुक्र। तो मैंने लिख दिया 12th हाउस का स्वामी ग्रह शुक्र है। अभी मैं राशि भी लिख देता हूँ, उसका स्वामी ग्रह भी लिख देता हूँ। आपसे पूछा जाए कि 10th हाउस का स्वामी ग्रह कौन है, इसमें 5 नंबर की राशि है, 5 नंबर सिंह राशि को बोलते हैं और इसका स्वामी ग्रह है सूर्य। तो 10th हाउस का स्वामी ग्रह सूर्य। ठीक है, इस प्रकार हर भाव का एक लॉर्ड हो गया जो आपको पता होना चाहिए। इसको नोट डाउन करिए, अभी मैं राशि लिख देता हूँ। मान लेते हैं कि यहाँ आ गया दूसरे चार्ट में 6 नंबर। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछे कि इसका स्वामी कौन है, तो 6 नंबर कन्या को बोलते हैं, तो इसका स्वामी बुध हो जाएगा, है ना। दूसरे चार्ट में अगर यहाँ 6 है तो यहाँ 5 आएगा, 1 नहीं होगा। आपके ज्ञान के लिए मैंने बोल दिया, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, आप लोगों ने लिख लिया होगा।
राशियों का नाम और उसका स्वामी लिख देता हूँ। ये वर्कशॉप में मैं बतलाया था, कोई बात नहीं, मैं दोबारा लिख देता हूँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वृष या वृषभ दोनों बोलते हैं इसको। देखिए इस प्रकार 12 की 12 राशियां कंप्लीट हुई। ठीक है, जो पहली राशि है जोडियक की वो है मेष,
इसका सिंबल एक है, यानी जहाँ भी एक लिखा हो तो उसको मेष राशि बोलेंगे, जहाँ 2 लिखा हो वृषभ राशि, 3 मिथुन राशि, 4 कर्क राशि, 5 सिंह राशि, 6 कन्या राशि, 7 तुला राशि, 8 वृश्चिक राशि, 9 धनु राशि, 10 मकर राशि, 11 कुंभ राशि, 12 मीन राशि। ये राशियों का ये संकेत है जो सीरियल नंबर है, और हर राशि का एक स्वामी ग्रह है। यानी मेष राशि का जो लॉर्ड है, स्वामी ग्रह है, वो मंगल है, वृषभ का शुक्र है, मिथुन का बुध है, कर्क का चंद्रमा है, सिंह का सूर्य है, कन्या का बुध है, तुला का शुक्र है, वृश्चिक का मंगल, धनु का बृहस्पति, मकर का शनि, कुंभ का शनि, मीन का बृहस्पति। सूर्य और चंद्रमा को एक एक राशि का स्वामित्व दिया गया है, क्योंकि चंद्रमा माँ है, एक ही होती है, सूर्य पिताजी हैं, एक ही होते हैं, तो सूर्य और चंद्रमा को सिर्फ एक एक राशि का स्वामित्व दिया गया, बाकी सभी ग्रह को 2 राशि का। जैसे मंगल मेष राशि का भी स्वामी है और वृश्चिक राशि का भी स्वामी है, शुक्र वृषभ का स्वामी है और तुला का भी स्वामी है, बुध मिथुन का स्वामी है, कन्या का भी है, शनिदेव मकर और कुंभ के हैं, बृहस्पति धनु और मीन के हैं। 2-2 भाव 2-2 राशियों का स्वामित्व दिया गया। हर राशि का प्रभाव हमारे शरीर के किसी अंग पे पड़ता है। जैसे 12 राशियां हैं तो हमारे बॉडी को 12 पार्ट में डिवाइड किया गया, और हर पार्ट को प्रभावित करने वाले एक राशि हो गए। जैसे 12 खाने में 12 हाउस में मेष राशि कहीं भी हो, वो हमारे सर को प्रभावित करेगा। अगर मेष राशि पाप पीड़ित है तो सर से रिलेटेड परेशानियां जातक को जीवन में आएगी। सर से रिलेटेड कोई भी परेशानी, माइग्रेन हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, मेमोरी लॉस हो सकता है ना, आंखें भी खराब हो सकती है, यह भी उसी का पार्ट है। तो अगर मेष राशि पाप पीड़ित है, पाप पीड़ित आप आगे पढ़ेंगे कैसे पाप पीड़ित है, कैसे शुभ है, कोई हाउस कैसे अपना शुभ फल देगा, क्या उसमें होगा तो बुरा फल देगा, वो सब मैं आपको पढ़ाऊँगा 1 by 1। अभी आप इतना जानिए कि जो फर्स्ट हाउस है मेष राशि, वो हमारे सर को प्रभावित करता है। उसी प्रकार जो जोडियक की दूसरी राशि है वह वृष राशि है, वो हमारे चेहरे को प्रभावित करता है। जैसे किसी के सेकंड यानी वृष राशि में केतु का प्रभाव हो गया, मंगल का प्रभाव हो गया, ये दोनों अग्नि कारक ग्रह हैं। कल मैंने पढ़ाया था, तो अग्नि कारक ग्रहों का प्रभाव अगर फेस पे होगा तब पिंपल्स वगैरह होंगे, कटे का निशान हो सकता है, ज़्यादा पाप पीड़ित है तो जल भी सकता है ना। तो इस प्रकार प्रेडिक्शन में आपको यह सपोर्ट करेगा, इसीलिए ये याद रखना है। 3rd हाउस हमारे गले को प्रभावित करता है, कम्युनिकेशन को प्रभावित करता है, ENT यहीं से देखा जाता है। किसी का 3rd हाउस पावरफुल है या मिथुन राशि पावरफुल है तो ऑनलाइन मार्केटिंग में वे बहुत ज़्यादा तेज़ी में सफलता प्राप्त करेंगे। जैसे अभी ऑनलाइन का समय है, पूरा 2021 आपको ऑनलाइन पे फोकस्ड होना चाहिए, क्योंकि खुलकर हम बाहर काम नहीं कर पाएंगे। अभी जो हम क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन, ये पूरे 2021 में कम से कम इसी प्रकार चलाना पड़ेगा। ऑनलाइन के साथ साथ हम ऑफलाइन क्लास नहीं चला पाएंगे। जब स्थिति बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो जो अभी आप सिर्फ ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ स्टूडेंट भी बैठे रह सकते हैं, वे ऑफलाइन भी पढ़ेंगे और उसी को हम जूम के माध्यम से पूरे संसार को पढ़ा देंगे। लेकिन ये संभव अभी नहीं है, एटलीस्ट 2021 में। तो 3rd हाउस से सारा ऑनलाइन मार्केटिंग देखा जाता है, कम्युनिकेशन का है, आगे मैं सिखाऊंगा आपको, बताऊंगा। 4th हाउस छाती को प्रभावित करता है, सिंह राशि पेट को प्रभावित करता है। अब चूंकि आपको पता चल गया कि हर हाउस का एक अंग पे प्रभाव होता है, उसी प्रकार हर राशि का
एक अंग पे प्रभाव होता है, तो आप 20 साल पहले प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस उम्र में आपको पेट से रिलेटेड परेशानी आएगी, या इस उम्र में आपको माइग्रेन का अटैक हो सकता है, उम्र के इस पड़ाव में हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हो सकती है ना। वो आप सब सीखेंगे। वह कैसे, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे ये 5वां जो राशि है, सिंह राशि, ये पेट को प्रभावित करता है। इसका स्वामी ग्रह सूर्य है। तो अगर कुंडली में 5th हाउस, सिंह राशि और सूर्य राहु केतु से पीड़ित हो जाता है, तो हार्ट से रिलेटेड उसको समस्याएं जीवन में आती है। तो अगर 20 साल पहले उसको पता चल गया कि राहु की दशा में या सूर्य की दशा में हार्ट फेल की संभावनाएं बनेंगी, तो उसको पहले ही रेमेडी कर लेना चाहिए। बहुत सारे रेमेडी मैं आपको बता चुका हूँ, एक एक ग्रह के 5-5, 7-7, 10-10 रेमेडी बताया हूँ, और भी बताता रहूँगा टाइम टू टाइम, जैसे वह टॉपिक आएगा मैं बताऊँगा। तो उसमें से कोई भी रेमेडी आप जातक को बताकर इस प्रकार के बीमारी से उसको बचा सकते हैं। सूर्य की दशा आएगी, चली जाएगी, कोई हार्ट अटैक नहीं होगा। राहु की दशा आएगी, चली जाएगी, कोई हार्ट अटैक नहीं होगा। थोड़ी परेशानी आ सकती है, हार्ट से रिलेटेड थोड़ा कुछ परेशानी आ सकता है माइनर। अगर उसमें बहुत ज़्यादा डिवोशन है, पूरे विश्वास के साथ 100% डिवोशन के साथ अगर उसने वह रेमेडी किया है, तो फिर न्यूट्रलाइज भी हो सकता है, यानी 100% को वह 1% पर लेकर जा सकता है ना। रेमेडी ये करता है कि खंजर चुभना अगर अवश्यंभावी है, वह डेस्टिनी है, प्रारब्ध में लिखा हुआ है, तो सर पे नहीं चुभ के वह उंगली पे चुभता है, हल्का ब्लड निकल के वह अपना दोष शांत हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार रेमेडी का प्रभाव होता है, 100% प्रभाव होता है, हर कर्म काम करता है। आप चाहे वाणी से करते हो, शरीर से करते हो, मन से करते हो, ये अपना फल दिए बगैर नष्ट नहीं होता है, और यही प्रारब्ध बन के अगले जन्म में पास ऑन हो जाता। तो प्रेजेंट कर्म करके भी ये अपना हम फल लेते हैं, उसकी तीव्रता को बढ़ाते हैं या उसकी तीव्रता को, इंटेंसिटी को हम कम कर देते हैं। ये रेमेडी होता है। इसीलिए इस विद्या को भगवान ने मानव को प्रदान किया, क्योंकि जन्म जन्मांतर से यह आत्मा कर्म करते आ रही है, इसी कारण इसको जन्म मिला, मानव शरीर मिला, अच्छे कर्म थे। तो जो बुरे कर्म के परिणाम स्वरूप जो हमारे जीवन में दुख कष्ट आने वाला है, उसको दूर करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसके इंटेंसिटी को कम करने के लिए भगवान ने कोई बहाना बनाकर इस ओकल्ट साइंस को मानव को प्रदान किया। दैट वाज द मोडो ऑफ आवर गॉड, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिए और इसको याद करके आइएगा अगले क्लास में, क्योंकि पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी 9 ग्रह पे, 12 राशियों पे, 27 नक्षत्र पे और 12 हाउस पे, इसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। नोट डाउन करिए। मैं 1 मिनट के लिए हट जाता हूँ।
देखिए, आपके सिलेबस में जो नेक्स्ट टॉपिक था, कल हमने ग्रहों की दिशाएं तक पढ़ा दिया था। अगला टॉपिक था ग्रहों की गति, उसके बाद है सौर मंडल में राशियां, वो मैं पढ़ा देता हूं आपको। एक वृत्त बनाइए, ठीक है। वृत्त का मान 360 डिग्री होता है। इसको 12 से डिवाइड करिए, एक राशि का मान 30 डिग्री आएगा, ठीक है। ये सर्कल हो गया, इसको 12 पार्ट में आप डिवाइड करिए। ये जोडियक है। हिंदी में इसको भूचक्र बोलते हैं। राशि मंडल में पढ़ा रहा हूं। अभी राशि मंडल की चर्चा करिए, इसको छोड़िए। राशि मंडल राशियां ये बिल्कुल फिक्स होता है।
एक दूसरे से 30-30 डिग्री पे ये अवस्थित है। दूरबीन की सहायता से 12 राशि को देखा जा सकता है। मेष का मान 0 डिग्री से 30 डिग्री तक होता है। ये जोडियक की पहली राशि है। दूसरा वृष राशि है, ये 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में पाया जाता है। तीसरा मिथुन राशि है, जो 60 से 90 डिग्री के बीच में पाया जाता है। यानी हर राशि एक दूसरे से निश्चित स्थिति पे अवस्थित होते हैं। इन सभी राशियों को दूरबीन की सहायता से देखा जाता है। ये मूव नहीं करती। राशियां और नक्षत्र फिक्स होते हैं। इन्हीं राशियों और नक्षत्र में 9 के 9 ग्रह मूव करते हैं, घूमते हैं। ठीक है, शनि कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा। उसी प्रकार बृहस्पति कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, लेकिन राशि फिक्स है, ये मूव नहीं करता। तो आप नोट डाउन करिए कि राशि और नक्षत्र फिक्स हैं, नहीं तो आगे गलतियां हो जाएगी। लिखिए आप। ठीक है, राशि और नक्षत्र फिक्स हैं। आगे नक्षत्र भी पढ़ाऊंगा। इन्हीं राशियों में 9 के 9 ग्रह मूव करते रहते हैं। तो इसको नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए। एक और चार्ट मैं आपको बना देता हूँ, वह भी याद रखिए। यह भी आपको प्रेडिक्शन में बहुत ज़्यादा काम आएगा। जैसे राशि मंडल का आपने चार्ट बनाया, उसी प्रकार सौर मंडल का चार्ट बनाइए। ये सब आपका बेसिक एस्ट्रोलॉजी है, नींव है एस्ट्रोलॉजी का, है ना, फाउंडेशन है। इसी पे पूरी इमारत खड़ी होगी। इसीलिए 1 घंटा आधा घंटा डेली पढ़ के इसको याद कर लीजिए। राशि मंडल जैसे आपने बनाया वैसे सौर मंडल बनाइए।
ये सूरज है, सूरज से सबसे नज़दीक बुध की कक्षा है। उसके बाद वीनस की कक्षा है। वीनस के बाद हमारी पृथ्वी माता हैं, अर्थ, और पृथ्वी के चारों तरफ ये चंद्रमा मूव कर रहा है। उसके बाद मंगल की कक्षा है, फिर बृहस्पति की कक्षा है, सबसे लास्ट में शनि की कक्षा है। ठीक है, इस प्रकार सभी ग्रह का ऑर्बिट है, एक्सिस है। सूर्य से सबसे नज़दीक मरकरी, मरकरी सूर्य से 27 डिग्री से ज़्यादा दूर नहीं जा पाता, इसीलिए 100% कुंडली में मरकरी या तो सूर्य के साथ होता है या एक घर आगे या एक घर पीछे, है ना। उसके बाद वीनस की कक्षा है, ये सूर्य से 58 डिग्री से ज़्यादा नहीं जा पाता, इसीलिए वीनस भी हर कुंडली में सूर्य के साथ होता है या 2 घर आगे या 2 घर पीछे, इससे ज़्यादा दूर वह नहीं जा सकता। ठीक है, क्योंकि यह सूर्य से सबसे नज़दीक है। उसके बाद पृथ्वी की कक्षा है, यह जो ब्रह्मांड आपको दिख रहा है, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड इस संसार में हैं। हम लोग चूंकि पृथ्वी पे रहते हैं, माँ की तरह पृथ्वी हमारा पोषण करती है, इसीलिए पृथ्वी को हम लोग ग्रह का दर्जा नहीं देकर माँ का दर्जा देते हैं। दूसरे लोक के वासी पृथ्वी को ग्रह का दर्जा देते। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, यानी जो जिस ग्रह की परिक्रमा करता है वह उसका उपग्रह कहलाता है। तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह कहलाता है और चंद्रमा को हम लोग ग्रह के रूप में मानते हैं, देखते हैं, ट्रीट करते हैं। उसके बाद मंगल की कक्षा, फिर जुपिटर की कक्षा, फिर सबसे लास्ट में शनि की कक्षा। इसीलिए शनि बहुत धीरे 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 चलता है, क्योंकि इसको एक चक्कर लगाने में सबसे ज़्यादा लंबा दूरी तय करना पड़ता है। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं ग्रहों की गति बताता हूँ। टॉपिक आपका जो नेक्स्ट था वो ग्रहों की गति था।
देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना। सूर्य एक राशि में 30 डेज रहते हैं, एक महीना। हर महीने वे राशि परिवर्तन करते। सूर्य का जो राशि परिवर्तन होता है उसको संक्रांति बोला जाता है। जब तब के लिए संक्रांति का दिन काफ़ी अच्छा माना जाता है। उस दिन जो जब तब किया जाता है उसका फल विशेष मिलता है। पुण्य काल उसके होते हैं, जो आप सीखेंगे धीरे धीरे। अभी सूर्य उच्च का है, यानी मेष राशि में ट्रांजिट कर रहा है। पिछले 13 अप्रैल को वह मेष राशि में आ गए थे और अभी मेष राशि में ही ट्रांजिट कर रहे हैं। हर महीने वे लगभग 14 तारीख के आसपास, कभी 14, कभी 15 रेयर, कभी 16 रेयर, कभी 13, है ना, एक महीना रह के वे राशि परिवर्तन कर लेते। अभी उच्च के हैं। साल में एक बार, यानी अक्षय तृतीया वाले दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों उच्च का होता है। तो कभी बताऊंगा अक्षय तृतीया का इम्पोर्टेंस क्यों है। इसीलिए उस दिन जो शुभ कर्म किया जाता है वह अक्षय, यानी उसका कभी नष्ट नहीं होता। उस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों उच्च के होते हैं। उस दिन कोई शुभ कार्य करने के लिए, विशेष कार्य करने के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। उसको स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा जाता है, यानी वह अपने आप में ही शुद्ध और पवित्र मुहूर्त कहलाता है। चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन, सबसे तेज गति इसी की है। इसीलिए मन की गति सबसे ज़्यादा तेज है, क्योंकि मन का कारक चंद्रमा है। चंद्रमा का मूवमेंट फास्ट है तो मन हमारा काफ़ी तेज़ी में मूव करता है। मंगल एक राशि में 45 दिन, बुध 22 दिन, बृहस्पति 12 महीना। बृहस्पति अभी ट्रांजिट में कुंभ राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। जो पुराने स्टूडेंट हमारे हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 3-3 साल भारतीय विद्या भवन से पढ़ाई करके अभी रजिस्टर्ड हुए हैं, अपने आप को इनरोल किए हैं, उनका स्वागत है। हर बैच में होता है। 3 साल 4 साल पढ़ने के बाद भी जब उनको पता चलता है कि मैं थोड़ा दूसरे ढंग से पढ़ाता हूँ, दिल से पढ़ाता, आत्मा से पढ़ाता, तो आ जाते हैं। सबका स्वागत है, ठीक है। भगवान जिसको जिस रूप में भेज दें, सबको सिखाना है मैंने। तो जो पढ़े हुए स्टूडेंट हैं उन सबको पता है कि अभी बृहस्पति कुंभ राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। थोड़े समय बाद ये वक्री हो जाएंगे। वक्री यानी उल्टा चलने लगेंगे। उल्टा चलने लगेंगे तो कुंभ के बाद जो उनको जाना चाहिए था मीन में, तो कुंभ से फिर अपनी पहली राशि, यानी कुंभ से पहली वाली राशि मकर में आ जाएंगे। मकर में वे नीच के होते हैं। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि पूरा 2021 अभी ऐसी चलने वाला है। कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहेगी। फाइनेंशियल क्राइसिस पूरे संसार में रहेगा, क्योंकि वित्त का मालिक, धन का मालिक बृहस्पति है और वही अभी गोचर में कमज़ोर चल रहे हैं और चलेंगे पूरा 2021। तो बृहस्पति एक राशि में 12 महीना रहते, शुक्र 25 दिन, शनि देव 2.5 वर्ष। शनि देव की स्थिति अभी काफ़ी अच्छी है। अपनी खुद की राशि मकर राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। बहुत खुश हैं, हैप्पी मूड में हैं। जैसे आप अपने घर में हैप्पी होते हैं, उसी प्रकार कोई भी ग्रह जब अपने राशि में होते हैं तो अच्छा फल देने की स्थिति में होते हैं और हैप्पी मूड में होते हैं। तो शनिदेव की स्थिति अभी काफ़ी अच्छी है। राहु केतु भी लगभग उच्च का चल रहा है। वृष में राहु उच्च के माने जाते, कुछ शास्त्रकारों ने इनको मिथुन में उच्च का माना है। जिसने मिथुन में उच्च का माना उसने वृष में उसको मूल त्रिकोण का माना, और जिसने वृष में उच्च का माना उन्होंने मिथुन में मूल त्रिकोण का माना। 100 राशि से ज़्यादा पावरफुल होता है मिथुन मूल त्रिकोण, जो आप आगे पढ़ेंगे, अगली कक्षा में मैं पढ़ाऊंगा। सबको याद भी करना है, आप करेंगे। तो ये ग्रहों की गति होती है, यानी एक राशि में ये कितने दिन रहते। और ये जो दिन है ये 100% फिक्स नहीं होता। ये महीना वर्ष 100% फिक्स नहीं होता, क्योंकि ग्रह आगे की ओर चलते हैं तो वह उनकी गति मार्गी कहलाती है। किसी कारण से वे वक्री हो जाते। जब मैं पढ़ाऊंगा मार्गी गति, वक्री गति, वक्री को रेट्रोगेट बोलते हैं, तो पीछे चले जाते हैं। कभी अतिचारी हो जाते, यानी जो उनका नॉर्मल स्पीड है उससे
काफ़ी तेज़ी में दौड़ने लग जाते। जैसे बृहस्पति देव अभी बहुत तेज़ी में दौड़ लगा रहे हैं, अतिचारी हैं। एक राशि में उनको रहना चाहिए था 12 महीना, इतना तेज़ी में दौड़ते हैं कि 5-6 महीने में ही उस राशि को कवर करके फिर पीछे भी आ जाते हैं। बुरी स्थिति चल रही है वर्षों से। और 100% बेनिफिक प्लानेट है, इसमें अमृत तत्व होता है। अमृत तत्व का ग्रह ही किसी कारण से कमज़ोर चल रहा है, चूँकि संसार को भगवान ने यह दशा दिखानी थी, यह स्थिति में लानी थी, तो जुपिटर कमज़ोर चल रहे हैं। पढ़ेंगे आप आगे। तो ये लगभग अप्रोक्सीमेट डेट होता है। मार्गी, वक्री, अतिचारी ये सब होने के कारण जो असाइंड टाइम है उससे पहले या उससे बाद में भी राशि परिवर्तन करते हैं। ये याद करिएगा, लिख लीजिए। अब मैं पूरे 12 की 12 राशि को एक चार्ट के माध्यम से आपको डिफाइन कर देता हूँ। उस चार्ट को भी आप याद रखिएगा, एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे और 12 की 12 राशि को समझेंगे। प्रेडिक्शन में वो कैसे सपोर्ट करता है, ये सारा चीज़ मैं बताऊंगा। चार्ट बना देता हूँ 12 राशि का, ठीक है। ये चार्ट वगैरह किसी किताब में नहीं मिलता है, इसको आप नोट डाउन करिए।
देखिए सिंबल आप लोगों को याद नहीं होगा, वो याद करिएगा। एक मतलब मेष राशि, ये सिंह राशि, 9 नंबर धनु राशि, ये 3 राशियां अग्नि तत्व की राशियां हैं। जैसे ग्रह जब मैंने पढ़ाया था तो अग्नि जो ग्रह थे सूर्य और मंगल, तो उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स था वो कैरेक्टरिस्टिक्स इन राशियों में पाई जाएगी। अग्नि तत्व में क्या होता है, उग्रता होती है, एनर्जी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ऐसे लोग गुस्सा जल्दी होते, पंगा होने पर लड़ने भिड़ने के लिए उतारू हो जाते, है ना। इस प्रकार का गुण इनमें पाया जाएगा। 1, 5, 9 ये मेष राशि है, सिंह राशि है और धनु राशि है। इन राशि के जो जातक होते हैं वे एग्रेसिव होते हैं, क्रोधी होते हैं, यानी इनको गुस्सा ज़्यादा आता है, अग्नि की मात्रा ज़्यादा आती है, ज़्यादा रहती है, तो क्रोध की मात्रा ज़्यादा रहती है। पुरुष जाति के हैं, जो भी ऑड नंबर है वह पुरुष है। जैसे 1, 5, 9 ऑड नंबर है तो ये पुरुष है। 2, 6, 10 ये इवन है तो स्त्री है। अगेन 3, 7, 11 ऑड है तो ये पुरुष है। 4, 8, 12 इवन है तो स्त्री है। ये पुरुष है, पुरुष वाले गुण पाए जाएंगे। क्षत्रिय वर्ण है इनका, क्षत्रियों वाले गुण पाए जाएंगे। पूर्व दिशा के स्वामी हैं। तो दिशा का मैं इम्पोर्टेंस आपको बताया था कि शादी किस दिशा में होगी, नौकरी किस दिशा में लगेगी, भाग्योदय किस दिशा में होगा। तो ये दिशा जानना जरूरी होता है जो आप आगे पढ़ेंगे। तो इन 3 राशियों की दिशा ईस्ट है, पूर्व है। जैसे ग्रह की दिशा हमने कल बताया था कि सूर्य ईस्ट दिशा का स्वामी है, चंद्रमा वायव्य दिशा का स्वामी है, नॉर्थ वेस्ट। ये सब मैंने लिख दिया था आपको। बृहस्पति ईशान दिशा के स्वामी हैं, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो उसी प्रकार राशियों की भी दिशाएं हैं। जैसे ग्रहों के तत्व, वर्ण, लिंग, दिशा सब आपने पढ़ा था, उसी प्रकार राशियों के हैं। ये राशियों के चार्ट हैं, है ना। अब 2, 6, 10 वैश्य वर्ण के हैं तो इनमें वैश्य वाले गुण पाए जाएंगे। दक्षिण दिशा के स्वामी हैं। 3, 7, 11 वायु तत्व की राशियां हैं। पुरुष इनका लिंग है, शूद्र वर्ण है और पश्चिम दिशा के स्वामी हैं। 4, 8, 12 जल तत्व की राशि है, स्त्री इवन राशि स्त्री। ब्राह्मण इनका वर्ण है, उत्तर दिशा के स्वामी है। अब 4, 8, 12 ब्राह्मण वर्ण है, तो जैसे मैंने कल बताया था कि जुपिटर ब्राह्मण है, वीनस ब्राह्मण है, तो ब्राह्मणोचित कार्य की तरफ वह प्रेरित करता है। उसी प्रकार अगर किसी की राशि 4, 8, 12 है, यानी कर्क है, वृश्चिक है, मीन है, लग्न है या राशि है, लग्न का जो प्रभाव होता है वो लगभग राशि का भी होता है। लग्न थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है प्रेडिक्शन में, उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है जो आप आगे पढ़ेंगे। तो ब्राह्मण तत्व की जो राशियां हैं या ऐसे लग्न वाले ओकल्ट साइंस में अच्छा कर जाते। हालांकि ओकल्ट साइंस में जाने के बहुत सारे योग होते हैं, जिसमें एक योग यह भी होता है कि ब्राह्मण राशि का जातक है तो उसकी रुचि इस प्रकार के ओकल्ट साइंस में होता है। ठीक है, तो ये कल अच्छी तरह और भी ज़्यादा हम एक्सप्लेन करेंगे 12 के 12 राशि को। आप नोट डाउन करिए, याद करके आइएगा। ठीक है, आज याद करने के लिए लगता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी, सारी चीज़ें याद करने के लिए ही बताई। 1 सप्ताह का समय आपके पास है, इसीलिए हम लोग सप्ताह में 1 या 2 दिन क्लास रखते हैं, जिससे कि सफिशियंट मौका स्टूडेंट को याद करने का मिले। खाना पूर्ति करना अपना उद्देश्य नहीं होता है, ये ईश्वरीय विद्या है। इसमें खाना पूर्ति करना एक तरह से पाप माना जाता है ना। खाना पूर्ति करना है जिसको, उसको दूसरे प्रोफेशन में जाना चाहिए, उसमें कम पाप लगेगा। इसमें खाना पूर्ति अलाउड नहीं होता है, भगवान की विद्या है, भगवान ने कुछ पर्पस से इस विद्या को पृथ्वी पे दिया है। ठीक है ना। तो आज मैंने बहुत सारा टॉपिक आपको एक्सप्लेन करके बताया, जिसमें मैक्सिमम चीज़ आपको याद करना है, चूँकि यह फाउंडेशन है, आपके घर की नींव का ईंट है। इसको मजबूत करिए, याद करके आएंगे तो आगे जो भी मैं पढ़ाऊंगा बहुत अच्छी तरह आप समझ पाएंगे। याद करके नहीं आएंगे
तो समझने में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, एक न एक दिन आपको याद करना ही पड़ेगा। इसीलिए 1 सप्ताह का समय है, आप बिल्कुल याद करके आइएगा। मैं 1 मिनट के लिए हट जाता हूँ, इसको नोट करिए। ये पूरे चार्ट में 12 के 12 राशि का सार तत्व है। एक्सप्लेनेशन हम आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, नोट डाउन करिए। मैंने आप सभी को अनम्यूट कर दिया है। कुछ भी पूछना है आप पूछिए। नमस्कार। मैं सुरेंद्र पाल बोल रहा हूँ सर। बोलिए सर, बोलिए। एक चीज कंफर्म नहीं, मेरे को ये हाउस का बताया ना, हाउस लॉर्डशिप, उसमें कंफ्यूजन हो रही है। राशि के स्वामी वो तो समझ आ गया, लेकिन जो हाउस का बताया ना, तो ये समझा जैसे 8 जो आपने लिखा वो कहाँ से ही क्यों शुरू किया, वो थोड़ा कंफ्यूजन होती है। देखिए, किसी भी जातक का जन्म किसी भी लग्न में हो सकता है। मान लीजिए कि जातक का जन्म वृश्चिक लग्न में हुआ, तो वृश्चिक का जो सिंबल है वो 8 है। 8 नंबर को वृश्चिक बोलते। तो पहले घर में हम 8 लिखेंगे, क्योंकि वह लग्न है, वृश्चिक लग्न में वह जन्म लिया है। जब 8 पहले घर में आ गया तो दूसरे घर में 9 आ जाएगा, तीसरे घर में 10 आ जाएगा, चौथे घर में सीरियल वाइज हो जाएगा, है ना। तो लेकिन जो हाउस का जो लॉर्डशिप है, फर्स्ट हाउस में जो है तो वो सेकंड हाउस में, तो मतलब फर्स्ट हाउस जो आपने वो राशि के हिसाब से देखेंगे कि फर्स्ट हाउस में जो राशि उसका स्वामी होगा या फर्स्ट हाउस का स्वामी जो है वो मंगल होगा, मार्स होगा, ये कंफ्यूजन होगा। ऐसा नहीं है, उसमें जो राशि होगी उसका स्वामी होगा। हाउस का कोई स्वामी फिक्स नहीं है। जिस हाउस में जो राशि होगी, जो उसका स्वामी होगा, वो उसका स्वामी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए आपको याद करके आना है। आप याद कर लेंगे, यह कंफ्यूजन समाप्त हो जाएगा। अभी राशियों के स्वामी तो मेरे को याद है सर। हाँ,
वो तो हम जो राशि बैठेगी जिस घर में, उस घर का वो हाँ जी, लॉर्ड कहलाएगा। वही स्वामी। ओके हाँ ओके, बिल्कुल वही बैठेगा, ठीक है, वही ठीक कहलाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। बिल्कुल। सर नमस्ते, एक क्वेश्चन है। नमस्ते, हाँ बोलिए। ये राहु केतु ये ग्रह तो ये अपने 12 घरों में तो ये किधर नहीं दिख रहे, तो ये कहाँ पे कैसे हम डिटेक्ट करते हैं इसको, राहु केतु 12 हाउसेस में? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे 7 ग्रह बैठेंगे कहीं ना कहीं, यानी जन्म के समय जो ग्रह जिस राशि में होंगे उस राशि में वे बैठे मिलेंगे जब कुंडली आप बनाएंगे आगे चल के, ठीक है ना। तो उसी अच्छा, प्रकार राहु केतु भी कहीं बैठे मिलेंगे। जैसे अभी किसी जातक का जन्म होता है तो आज के स्थिति में राहु वृषभ राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं और उससे 180 डिग्री पे यानी जस्ट सामने केतु होता है, तो केतु वृश्चिक राशि में ट्रांजिट कर रहा है। तो अगर अभी कुंडली बनाएंगे तो राहु वृषभ राशि में होंगे और केतु वृश्चिक राशि में होंगे, शनिदेव मकर राशि में होंगे, गुरुदेव कुंभ राशि में होंगे, सूर्य देव उच्च के होंगे, मेष राशि में होंगे, ठीक है। यानी जिस समय जातक जन्म लेता है, ग्रह जिस राशि में अवस्थित होते हैं कुंडली में उस राशि में लिखे जाते हैं, ठीक है। और सर और एक क्वेश्चन, जैसे हाँ, आपने सौर मंडल का चार्ट बनाया तो इसमें राहु केतु का ये पोजीशन सैटर्न के पहले आता है क्या? बिल्कुल, राहु केतु का मैंने बताया था कि फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वे छाया ग्रह हैं, है ना। उनको छाया ग्रह की दर्जा दी गई है, तो उनका मूवमेंट इस प्रकार नहीं दिखाया जाता है, ठीक है। अच्छा, ओके, ठीक है सर। सर मेरा नाम दीप्ति है, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ पूछिए। कि सर आपने पहले हमें बताया था कि सूर्य जो होता है वो राइट आई को देखता है, राइट आई, जब शुरू में आपने समझाया था। बिल्कुल। आज आपने बताया है अंगों पर प्रभाव में कि सूर्य का पेट पे रहता है असर, तो मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट है। देखिए कोई बात नहीं, मैं क्लियर कर देता हूं। संसार में जहां भी आपका मन जाता है 1,00,000 प्रकार के तत्व हो सकते हैं, 1,00,000 प्रकार की समस्याएं हो सकती है, 1,00,000 प्रकार की इच्छाएं हो सकती है ना। 1,00,000 प्रकार के विचार हमारे मन में आ सकते हैं। वो 12 हाउस में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, उसको 12 हाउस में ही कहीं ना कहीं आप पाएंगे। और उसी प्रकार हमारा शरीर का जितना अंग है उसका हर का कोई ना कोई कारक ग्रह है। जो आप आगे बढ़ेंगे तो सूर्य जो है वो राइट आई का कारक है, चंद्रमा लेफ्ट आई का कारक है। और एक ग्रह एक ही का कारक नहीं होता, जैसे एक हाउस से सिर्फ एक चीज हम नहीं देखते, सैकड़ों चीज देखते, उसी प्रकार सूर्य से सिर्फ राइट आई को ही नहीं देखा जाता, पेट को भी देखा जाता है, हड्डी को भी देखा जाता है, हार्ट को भी देखा जाता है, पिताजी भी हैं, आत्मा भी है, गवर्नमेंट जॉब भी है, जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी है, संसार में जो चमकता हुआ चीज़ है, फर्नीचर है, वन विभाग है, बहुत सारी चीज़ है, बिजली है, सैकड़ों चीज को प्रेजेंट करता है एक ग्रह, जो आप धीरे धीरे सीखेंगे। इम्पोर्टेंट जो 5, 10, 20 पॉइंट होगा वो मैं आपको नोट भी करा दूंगा आगे चल के, ठीक है। और सर एक सवाल है। हाँ बोलिए सर। अपने ये मेष राशि का सिर, वृषभ का चेहरा, मिथुन का गला का दिखाया, कर्क का छाती, ऐसे शब्द। हाथ का कहाँ कौन सी राशि पे है? हाथ में अगर तकलीफ हो तो कौन सा खाना में देखना चाहिए? 3rd हाउस राइट आई होता है और 11th हाउस राइट, जो राइट आई है हमारा, राइट हैंड, दाहिना हाथ, ये 3rd हाउस में है। और तीसरा 11th हाउस जो है, 11th हाउस में लेफ्ट हैंड है। अच्छा, मतलब वास्तु पुरुष का जो बॉडी है वो ऐसा बिठाना चाहिए, ऐसा है अपना इसके रिलेटेड है ऐसा? वास्तु का कंपेयर, एक साइंस का कंपेयर दूसरे से नहीं करना है। अच्छा, मतलब उल्टा सो जाता है, उस हिसाब से दिशा देखनी पड़ती है। दिशा तो ठीक है, दिशा तो है, दिशा हमने आपको पढ़ा दिया है, लेकिन अब वास्तु पुरुष का सर ईशान कोण में है,
है ना, उसको औंधे मुंह लिटा दिया गया था जब वह गिरा था पृथ्वी पे, तो अग्निकुंड में जाकर गिरा था, ठीक है ना। तो इस प्रकार लेटा हुआ है। तो वास्तु में उसको आप इस प्रकार कंपेयर करेंगे या पढ़ेंगे, उसका लाभ लीजिए, लेकिन उसको दूसरे साइंस से तुलना करिएगा तो कंफ्यूज मतलब ये अलग है, मतलब अलग रखना चाहिए, कंफ्यूज आना जाएगी। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सर, कंफ्यूज थैंक यू। ठीक है, और पूछिए सर। जैसे एक राशि से पता चल जाता है कुंडली से कि 20 साल उसको ये परेशानी आएगी, तो जो पहले कुंडली से देखना पड़ेगा या हर साल उसका बनाना पड़ेगा? देखिए 20 साल का पीरियड, 15 साल की पीरियड, वो एक कुंडली से कैसे पता चल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल 20 साल पहले ऐसे पता चलेगा, जैसे मान लीजिए कि किसी जातक का जन्म शुक्र की दशा में हुई, तो शुक्र की दशा 20 साल तक चलती है जातक के ऊपर। अगर पहले चरण में ही जन्म हो गया तो शुक्र की दशा आई, ठीक है। और उसको हार्ट का जो डिजीज देने वाले हैं मान लेते हैं वह सूर्य है, तो कुंडली में यह देखना पड़ेगा कि सूर्य की दशा कब आएगी उसके जातक के ऊपर, ठीक है। अब चंद्रमा की दशा आएगी, वह 10 साल रहेगा, फिर सूर्य की दशा आएगी 6 साल। तो कैलकुलेट ऐसे नहीं करना है, कुंडली में सब बना रहता है, लिखा रहता है कि इस ग्रह की दशा इस समय, इस ग्रह की दशा इस समय, ठीक है। तो जो बीमारी देने वाले ग्रह हैं वे जब दशा अंतरदशा में आएंगे, प्रत्यंतर दशा में आएंगे, तो उस प्रकार के बीमारी की संभावनाएं बनेंगी, ठीक है। तो इस प्रकार किसी भी चीज का प्रेडिक्शन समय से पहले किया जा सकता है। एस्ट्रोलॉजी में तो यहाँ तक है, उसके लिए आपको कला विकला में जाना पड़ेगा और गहराई तक जाना पड़ेगा, जो एडवांस एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। यानी कल क्या होगा इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और उससे भी माइन्यूट, उससे भी सूक्ष्मतर जाएंगे तो अगले मिनट क्या होगा इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी एस्ट्रोलॉजी इतना सूक्ष्म से सूक्ष्मतर बनाया गया है, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और गुरुजी लग्नेश कैसे ढूंढा जाएगा? लग्नेश का पता नहीं चल रहा कि आपने पहले 8 लिया, उसकी जगह शायद 9 भी आ सकता है या 15 या 12 भी आ सकता है, वो पता नहीं चला, थोड़ा कंफ्यूजन है। 1 से 12 तक कोई भी आ सकता है, पंचांग में भी लिखा रहता है। आप पंचांग दिवाकर परचेज कर लीजिएगा, जब मैं पंचांग पढ़ाऊंगा तो 24 घंटा में पृथ्वी कहाँ पे किस समय है, किस दिन कहाँ है, वह सब चार्ट बना हुआ है। तो उससे पता चल जाता है कि पृथ्वी का मूवमेंट अगर अभी वृश्चिक राशि में है तो लग्न उसका वृश्चिक हो गया है ना। और अगर पंचांग से हम नहीं देखते तो जब हम लैपटॉप पे जातक का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालेंगे तो पूरी कुंडली बन के आ जाएगी। हम हाथ से नहीं बनाते, हमें भी हर चीज़ बनाने आता है, मैं आपको सिखा भी देता हूँ, सिखा भी दूंगा, लेकिन कुंडली अभी भी हम लोग लैपटॉप से ही बनाते, क्योंकि वह 10 मिनट में बन के आ जाता, फिर पढ़ने में जितना समय लगे। हाथ से बनाने के बाद मुझे कम से कम 2 घंटा का समय चाहिए होगा एक्यूरेट बनाने के लिए, और कहीं ध्यान भंग हो गई, कैलकुलेशन गलत हो गया तो कुंडली भी गलत बन के आ जाएगी, ठीक है ना। तो वो जानने के लिए है, सीखने के लिए है, लेकिन देश काल पात्र के अनुसार हर चीज बदल जाता है ना। जैसे पहले पेजर था, आज पेजर नहीं है, पहले लैंडलाइन हुआ करता था, आज के डेट में लैंडलाइन का इम्पोर्टेंस नहीं है, हर के पास मोबाइल है ना। पहले कैमरा हुआ करता था, कोडक का कैमरा, वो सब आउटडेटेड हो गया है ना। मोबाइल से ही हम लोग सब चीज आजकल कर लेते, जो भी फोटो खींचना है। समय के अनुसार हर चीज बदल जाता है। जब ब्रह्मा ने इस विद्या को दिया उस समय ये लैपटॉप वगैरह नहीं हुआ करता था, या इस प्रकार के सॉफ्टवेयर डेवलप्ड नहीं थे, तो लोग 7 वर्षीय पंचांग रखते थे, जो एस्ट्रोलॉजर वगैरह थे, यानी 100 साल का पंचांग रहता था, उसको 7 वर्षीय पंचांग बोला जाता था। उसके बाद 50 वर्षीय पंचांग भी होता था, उससे 50% आधा, तो पंचांग की सहायता से ही उनको बनाना पड़ता था। जैसे 7 वर्षीय पंचांग इसलिए रखना पड़ता था कि उनके पास 30 साल का आदमी भी आ सकता है,
50 साल का भी आदमी आ सकता है। तो 50 साल पहले जिस समय वह जातक जन्म लिया था उस समय ग्रहों की क्या स्थिति थी, तो 30 साल पहले 50 साल पहले का स्थिति देखना पड़ेगा, समय लगता था। अब आज के डेट में कोई भी शतवर्षीय पंचांग नहीं रखता, हम लोग भी नहीं रखते, हर साल पंचांग परचेज कर लेते, है ना। आवश्यक है, जरूरी समझा तो उस पंचांग को रखा, लेकिन अलमारी इतने भर जाएगा, इतने भर गए, पूरा घर भरा रहता है पुस्तकों से, तो उसको हटा भी दिया करते, किसी को दे भी दिया करते। तो अब समय बदल गया, तो अब हम लोग लैपटॉप की सहायता से बनाते हैं। हर प्रकार का सॉफ्टवेयर फ्री में भी, पैसे वाले भी अवेलेबल हैं। जो प्रोफेशनल होते हैं यानी प्रिंट आउट निकाल कर देते हैं, उससे पैसे कमाते, तो उनको प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर लेना पड़ता है। जैसे पराशर का सॉफ्टवेयर आप परचेज करेंगे तो 3 से 5 हज़ार रुपया में मिल जाता है, अच्छा होता है। और पराशर का जो पुराना वर्जन है वो नेट पे भी अवेलेबल है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके कोई चार्जेज नहीं है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, ठीक है। तो इस प्रकार लग्न का पता चल जाता, पंचांग से या कुंडली बनाएंगे तो सब चीज पता चल जाएगा, ठीक है। और पूछिए। दूसरा क्वेश्चन था, हाँ सर। सपोज मेष है, मेष राशि है, वो राशि के हिसाब से सीर है, तो वो 12वां जो हाउस है उसमें अगर आता है तो वो किस तरह हम काउंट करेंगे, वो पता नहीं चल रहा। बिल्कुल, आपने फर्स्ट वाला फर्स्ट में बोला, पर अगर वो 12वां हाउस में आता है तो उसका प्रेडिक्शन कैसे करेंगे, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा। ये बहुत आगे का है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। आपको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है, ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। जैसे राशि हमारे शरीर के हर अंग को प्रभावित करता, 12 राशियां 12 पार्ट में डिवाइड किया गया, उसी प्रकार 12 जो भाव हैं वह 12 के 12 भाव भी हमारे शरीर के 12 पार्ट को प्रभावित करते हैं। तो जो आपके कुंडली का 12वां घर है, लग्न से जस्ट पहले वाला, वो दोनों पैर को प्रभावित करेगा, लेकिन अगर वहां 1 नंबर की राशि आ गई तो सर को भी वह इंडिकेट करेगा, यानी सर को भी प्रभावित करने में उसका रोल रहेगा, ठीक है। इस प्रकार करते हैं। गुरुजी अच्छा आपने समझाया, अच्छा रहा। ठीक है, और पूछिए, और भी किसी को भी कुछ पूछना है पूछिए। जिस कुंडली में कोई किसी में ग्रह कोई बैठा नहीं, उसका कोई महत्ता होती है? कुंडली के किसी घर में अगर कोई ग्रह नहीं बैठा, बिल्कुल मैं बता तो देता उसकी हूँ, इम्पोर्टेंस होती है। मैं समझ गया। किसी भी हाउस का जब प्रेडिक्शन करते हैं तो भाव का स्वामी, भाव का लॉर्ड, तीनों को देखा जाता है। अगर किसी हाउस में कोई ग्रह बैठ गया तो उस हाउस को वह ग्रह अपने अनुसार भी प्रभावित करेगा, और उस हाउस का लॉर्ड 12 घर में जहां भी बैठा है वह भी प्रभावित करेगा। किसी की दृष्टि पड़ रही है तो वह भी प्रभावित करेगा। आप आगे चल के प्रेडिक्शन पार्ट में पढ़ेंगे कि उसको कैसे हम प्रेडिक्ट करते हैं। प्रेडिक्शन करने के लिए 3 चीज को देखना होता है, हाउस को, हाउस के लॉर्ड को, और हाउस के कारक को भी देखा जाता है। 12 घर के कोई ना कोई कारक ग्रह होते हैं जो मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, और कुछ आज जो पढ़ाया या अभी तक जो पढ़ाया उससे रिलेटेड किसी को पूछना है तो पूछिए। बहुत आगे का चीज बाद में पूछ लीजिएगा, ये सब क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। वो टॉपिक आएगा, मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगा। मेरी आदत है हर चीज को, मैं इंपॉर्टेंट चीज को बोर्ड पे लिख देता हूँ। 1 मिनट लगता है लिखने में, आपको 1 मिनट लगता है लिखने में, आप अच्छी तरह समझ जाते हैं। मैं सिर्फ बोलता जाऊँ, निकल जाएगा, फिर दोनों कान का उपयोग हो जाएगा, इधर से सुनेंगे इधर से निकल जाएगा, ठीक है ना। लिख कर पढ़ना, लिख कर पढ़ाना, ये मुझे सबसे अच्छा साधन दिखता है, अच्छा वे दिखता है अपने ज्ञान को स्टूडेंट तक देने में। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जैसे अभी हम जैसे ये 4 क्लास हमारा आज हो गया है, तो अभी जैसे हम इसको स्टडी कर रहे हैं, अभी हमारे पास में 5 दिन है, तो अभी मान लीजिए सर बीच में कोई सवाल ऐसा निकल आता है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपसे पूछने के लिए, तो क्या सिर्फ हम क्लास में ही पूछ सकते हैं, या आपसे समय लेके किसी दिन में बीच में भी आपको फोन पे या व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं? आप क्लास पे पूछ लीजिएगा,
क्लास में हम आपको सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी देते हैं कुछ भी पूछने का। जब तक आपका प्रश्न समाप्त नहीं होता हम क्लास बंद नहीं करते, ठीक है ना। जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं सभी को पता है, जब आपका प्रश्न बंद होता तो हम कंप्लीट बंद कर देते हैं, ठीक है ना। जो भी पूछना है क्लास में पूछिए, वह संभव नहीं होता है, ठीक है ना। ईश्वर के आशीर्वाद से आप भी हमारे मित्र हैं, छोटे भाई हैं, बड़े भाई समान ही हैं। मैं सबको अपने ज्ञान से लाभ पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन थोड़ी मेरी मजबूरी देखिए, कई हजार स्टूडेंट हमसे पढ़ चुके हैं, है ना, और अभी भी 4-5 बैच चल रहा है, 4 बैच चल रहा है, 3 एस्ट्रोलॉजी का, 1 वास्तु का, बीच में कुछ ना कुछ कोर्स होता रहता है। तो ऐसे फोन पर हम जवाब देंगे तो हमारे पास 1 सेकंड का समय ब्रेकफास्ट लंच के लिए भी नहीं बचेगा, समझ रहे हैं ना मजबूरी। क्लास में सब चीज पूछ लिया करिए। सर इसके बाद एडवांस कभी करवाएंगे ना? हाँ बिल्कुल करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। भगवान ने इसी काम के लिए हमको पृथ्वी पे भेजा है, तो जब तक जीवन है हर प्रकार की विद्या हम आपको सिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे, और आप हमारे परिवार के सदस्य की तरह हैं। फीस हमारा बहुत नॉमिनल होता है, हम ज़्यादा फीस चार्ज नहीं करते हैं, ठीक है ना, लेकिन जीने लायक पैसे तो हमको भी चाहिए होता है, इसलिए चार्ज तो करना पड़ता है। तो क्लास चलता रहेगा, आगे प्रश्न ज्योतिष के भी आएंगे, उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे प्रोफेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, मैरिज बहुत इम्पोर्टेंट होता है, चाइल्ड बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो वो सब के भी अलग अलग क्लास लगते हैं। 3 महीने का भी ड्यूरेशन होता है, 6 महीने का भी ड्यूरेशन होता है। हमने जनरली 6-6 महीने के पार्ट में बांट रखा है, जिससे कि आप समय निकाल के पढ़ सकें। जनरली वीकली क्लास होता है, कभी कभी स्टूडेंट के डिमांड पे वह क्लास 2 दिन हो जाता है। इम्पोर्टेंट फार्मूला आपको बताएंगे, उस फार्मूला को जानने के बाद टू द पॉइंट आप सिर्फ प्रेडिक्शन पार्ट ही बोलेंगे, वह सीधा वहीं जाकर बैठता है। तो ऐसे भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, सैकड़ों, उस सब हम बताएंगे, हर का क्लास होता है, हर चीज़ बताएंगे आपको, ठीक है। सर एक सवाल है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक इनरोल्ड नहीं हुए हैं, ठीक है ना। आज भी मैंने बहुत सारे ग्रुप में ये लिंक भेज दिया था, तो आप इनरोल्ड होइए 5100 पे करके या 2000 रुपीज़ पे करके, जिससे कि आपका नाम पेड ग्रुप में आ जाए। पेड ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पे कर दिया है, उनका नाम पेड ग्रुप में है। कुछ स्टूडेंट अभी तक अनपेड हैं, पता नहीं क्या इंतज़ार कर रहे हैं, है ना। सीढ़ियों को सिर्फ देखते रहेंगे, कभी मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है, अपॉर्चुनिटी मिली तो उसको अवेल करिए, ठीक है। किसी प्रकार की परेशानी है तो बता दीजिए, ठीक है। अब 9-10 होने जा रहा है। हाँ बोलिए। सर एक सवाल, ये हिंदी थोड़ा कमजोर है, पिंडलिया यानी पोटरी इसको बोलते हैं ना, पिंडलिया। आवाज आपकी कट गई, फिर से बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए सर। हाँ सर, पिंडलिया जो होता है ये पोटरी को बोलते हैं ना। कुंडली को बोलते हैं, हाँ। नहीं, पिंडलिया जो अपने पार्ट बताया, अंगों पर प्रभाव का जो पार्ट बताया ना, पिंडलिया तो नहीं बताया है कुछ भी। हाँ, आपने कुंभ राशि में जो शनि का ग्रह होता है उसका अच्छा, पिंडलिया अंगों पर प्रभाव, उसका पोटरी बोलते हैं ना उसको। घुटना के नीचे जो है उसी को बोलते हैं, पैर से ऊपर घुटना के नीचे का जो पार्ट है दैट इज पिंडलिया। इंग्लिश सर्च कर लीजिएगा उस पे, गूगल पे। हाँ, नहीं हिंदी थोड़ा कमजोर है इसलिए पूछा। थैंक यू। सारी विद्या तो काफ मसल बोलते हैं, काफ मसल। करेक्ट, थैंक यू। अब भगवान ने ये विद्या तो संस्कृत में दी, फिर हिंदी में रूपांतरण हुआ है ना, समय के अंतराल में इंग्लिश में भी ट्रांसलेट हो गया। ये विद्या तो सब दोहा में है, बृहद पराशर होरा शास्त्र जब आप परचेज करेंगे तो सब संस्कृत में दोहा लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए ये सब याद कर लीजिएगा, आज तक जो भी हमने पढ़ाया है ये सब बेसिक का पार्ट है, फाउंडेशन है, नींव का ईंट है। जितना जल्दी याद कर लेंगे एस्ट्रोलॉजी समझना उतना आसान रहेगा। जो जितना लेट करेंगे याद करने में उनको एस्ट्रोलॉजी समझना उतना ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा। अगर याद आपने किया है
तो ऐसे फटाफट आप प्रेडिक्ट करेंगे और बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। चलिए अगले क्लास में आप याद करके आइएगा, ठीक है। गुरुजी आपका टीचिंग बहुत बढ़िया है, आई लव योर टीचिंग गुरुजी। धन्यवाद, ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए शुभ रात्रि। नमस्ते सर।